हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। आज के सेशन में हम बात करेंगे 7 अगस्त 2026 तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। आगामी आपके एग्जाम्स बैंक एसएससी रेलवेज में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे आपके लिए मैंने रखा हुआ है, ये आपका रेलवे में और एसएससी में भी पूछा जा चुका है कि जो प्राइमरी नेचुरल सोर्स है विटामिन डी का वो क्या होता है। तो अगर आप नेचुरल सोर्स की बात करोगे तो ये आपका होता है सनलाइट। ठीक है, तो जिन लोगों ने इस आंसर को गैस कर लिया वेरी गुड, बट इसका आंसर यहाँ पर होगा सनलाइट। ठीक है, किस वर्ष में भारत सरकार ने पहली बार राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस की घोषणा की थी। तो आपको पता है कि हर साल जो है 7 अगस्त को नेशनल जो हैंडलूम डे है ये सेलिब्रेट किया जाता है और ये स्टार्ट हुआ था 2015 से। तो अभी आपने देखा कि 7 अगस्त को मोदी जी ने एक वीडियो जारी किया और इसमें उन्होंने कहा कि जो हैंडलूम प्रोडक्ट्स हैं इनको आप बाय करिए और इनको आप इनकरेज करिए, इनको गिफ्ट करिएगा, ताकि ये जो हैंडलूम कल्चर है वो भारत में काफ़ी अच्छे से आगे बढ़े। तो नेशनल हैंडलूम डे जो है ये 7 अगस्त को मनाया जाता है। और जो स्वदेशी मूवमेंट है, आपको पता होगा कि ये 7 अगस्त 1905 को बेसिकली जो है हम क्या करते हैं कि जो कलकत्ता में जो स्वदेशी आंदोलन था ना, उसकी याद में ही हम इस डेज को बेसिकली 7 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन क्या होता है कि जो हमारी पुरानी और जो सुंदर कपड़ा बनाने की जो टेक्सटाइल हेरिटेज है उसको हम लोग यहाँ पर आगे जो है सेलिब्रेट करते हैं और इसको प्रमोट करना चाहते हैं। तो ये जो आंदोलन हुआ था स्वदेशी मूवमेंट का, इस आंदोलन का मकसद था कि जो विदेशों की चीज़ें थी, जो अंग्रेज़ों की चीज़ें थी, उनका बहिष्कार करना और देश में जो इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज़ थी उनको आगे यहाँ पर प्रमोट करना। तो इसी वजह से जो है तो ये 7 अगस्त 1905 को जो है कोलकाता में ये स्वदेशी मूवमेंट हुआ था और भारत सरकार ने साल 2015 में पहली बार जो है चेन्नई में इस ऑफिशियल डे का जो सेलिब्रेशन है वो यहाँ पर किया था। तो ये जो हैंडलूम सेक्टर है, खेती के बाद गांव के जो लोग हैं इनको सबसे ज़्यादा जो नौकरी देने वाला दूसरा सेक्टर यहाँ पर रहता है और महिलाओं के लिए तो ये बहुत बड़ी हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्री के तौर पर उभर कर आ रहा है। Which act is amended by the Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026 recently passed in the लोक सभा। तो अभी हाल ही में जो है लोकसभा ने हाल ही में जो टैक्सेशन एंड अदर लॉज अमेंडमेंट बिल है इसको पास कर दिया है। इस जो नए बिल में जो है मेजर जो चीज़ें हैं वो है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007। इसके जो बड़े नियम हैं इसमें बदलाव यहाँ पर किया गया है। तो बेसिकली हुआ क्या है कि ये जो चेंजेस हुए हैं इससे जो वह पुराना सिस्टम है वो ख़त्म हो गया है, जो बैंकों और पेमेंट सर्विसेज प्रोवाइडर्स को यूपीआई जैसे डिजिटल पेमेंट पर जो है चार्ज लेने से यहाँ पर रोकता था। तो आपको पता होगा कि पहले क्या होता था, आरटीजीएस और नेफ्ट पर पैसे करते थे, लेकिन यूपीआई के ट्रांजैक्शन पूरी तरह से फ्री जो है ज़ीरो एमडीआर रिजेम में इसको रखा गया था। अब नए कानून के बाद में क्या हो सकता है कि केंद्र सरकार चाहे तो डिजिटल पेमेंट पर जो चार्ज है वो लगा के अनुमति दे सकती है। तो आप ऐसा समझ लें कि जैसे आप गए किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में और वहाँ पर जाकर आपने पेमेंट किया, तो सपोज़ करना कि आपने 2000 रुपये का पेमेंट किया और आपने कोई चीज़ परचेस की, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, जो 2000 रुपये जो मर्चेंट रिसीव कर रहा है ना, ये उसके ऊपर जो है एक चार्ज लगा सकती है यहाँ पर। तो ये चीज़ जो अभी बैंक और फिनटेक कंपनी है, तो आने वाले समय में ये देखा जाएगा कि क्या होता है। तो इससे हम ये भी कह सकते हैं जो फिनटेक कंपनियों को कमाई का एक सही जरिया जो सस्टेनेबल रेवेन्यू मॉडल है वो भी यहाँ पर मिल सकता है। गोवर्धन योजना का कुल आउटले कितना है, फाइनेंशियल आउटले कितना है यहाँ पर रखा गया है। व्हाट इज़ द टोटल फाइनेंशियल आउटले ऑफ अ गोवर्धन स्कीम। आपको पता होगा कि मोदी जी की अभी जो अध्यक्षता में जो यूनियन कैबिनेट है इन्होंने गोवर्धन योजना को मंजूरी दी और इसके लिए 23,731 करोड़ 23,731 करोड़ का जो आउटले है वो यहाँ पर रखा गया है। इसमें होगा क्या बेसिकली कि जो सर्कुलर है इसमें जो बायो एनर्जी स्कीम है इसका इन्होंने बजट रख दिया है 23,731। तो ये योजना जो है वो फाइनेंशियल ईयर 26-27 से लेकर 35-36 तक का जो कार्यकाल है वो यहाँ पर इस योजना के लिए रहेगा। और इस योजना का मुख्य मकसद ये है कि जो गोबर है वो फसल के अवशेष और कचरे से जो कंप्रेस्ड बायोगैस है जिसको बोलते हैं सीबीजी, तो ये बनाकर उसका जो है उत्पादन लगभग 10 गुना बढ़ाना यहाँ पर है। तो ये बेसिक मोटिव
गोवर्धन का यहाँ पर यही है। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस है उसके द्वारा इसको चलाया जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जो विलेज हैं, गांव हैं, उसमें थोड़ा सा एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा और वहाँ पर जो है कि लोगों की कमाई भी बढ़ेगी और विदेश से आने वाले तेल पर निर्भरता यहाँ पर कम होगी। और ऐसा कहा जा रहा है कि लगभग 1.5 लाख जो है नए रोजगार भी यहाँ पर पैदा होंगे। तो टोटल फाइनेंशियल आउटले 23,731 है और ये जो है 26-27 से 35-36 तक का जो इम्प्लीमेंटेशन पीरियड है। और इसको जो है कौन सी मिनिस्ट्री रन कर रही है? मिनिस्ट्री ऑफ द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगी। हमारे की हाईलाइट्स को आप जरूर पढ़ा करिए, उससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। Recently, amendments have been notified under which rules to curb submission of the fake और फैब्रिकेटेड डेटा। तो अभी क्या हुआ है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, तो इन्होंने क्या किया है कि जो ड्रग रूल 1945 है इसके नियमों को और भी ज़्यादा स्ट्रांग बना दिया और भी सख्त बना दिया है। अब ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि ड्रग अप्रूवल के लिए आवेदन करते समय फर्जी या झूठा डेटा देने से रोकने के लिए जो है यहाँ पर किया गया, कोई भी फेक फैब्रिकेटेड डेटा या मिसलीडिंग डेटा अगर कोई भी कंपनी दे रही है तो उस पर जो है ये एक तरीके से पेनलाइज करेंगे और अगर कोई फर्जी डेटा देते पकड़ा गया तो उसका फॉर्म खारिज कर दिया जाएगा। लाइसेंस रद्द करने के साथ उसे आगे जो है डिवार कर दिया जा सकता है, मतलब फ्यूचर में कोई भी लाइसेंस जो है वो नहीं मिलेगा। तो कंपनियां इस तरीके का फ्रॉडबाजी नहीं कर पाएंगी। और इसके तहत जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है इसको नोटिस जारी करके सख्त कार्रवाई करने की जो पूरी पावर है वो यहाँ पर मिल गई है। जुलाई 2026 के जो लास्ट वीक था इसके दौरान भारत के जो फॉरेक्स रिजर्व हैं इसमें कितनी वृद्धि यहाँ पर देखने को मिली है? तो अभी आंकड़े रिसेंट में आए, तो आरबीआई ने बताया है कि 31 जुलाई 2026 को ख़त्म हुए हफ्ते में भारत का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो 10.51 बिलियन डॉलर से बढ़कर जो है अब 692.87 बिलियन डॉलर यहाँ पर हो गया है। तो ये लगभग जो है 10 बिलियन यूएस डॉलर जो है वो यहाँ पर बढ़ा है और बढ़कर जो है ये हो चुका है 692.87 बिलियन डॉलर। ये डेटा हमें दिखाता है 31 जुलाई 2026 तक का। आरबीआई जो है वो इस डेटा को जारी करता है कि हमारा जो फॉरेन रिजर्व फॉरेक्स है, जो फॉरेन एक्सचेंज है, वो कितना यहाँ पर बढ़ चुका है। और इसके बढ़ने की जो मेन वजह वो यही है कि जो हमारा फॉरेन करेंसी एसेट्स है जिसको एफसीए बोलते हैं और सोने के जो भंडार हैं इसमें यहाँ पर इजाफा हुआ है। तो ये दो मेजर फैक्टर हैं, इसकी वजह से हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो यहाँ पर बढ़ा है। और आप ऐसा समझ लें कि देश में भारी मात्रा में जो विदेशी निवेश है उस आने से जो आरबीआई की एफसीएनआरबी जो स्वैप सुविधा के तहत जो पैसे जुटाने में भी आरबीआई जो है रिजर्व को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने में मदद यहाँ पर मिली है। अग्नि 4 इज विच टाइप ऑफ द मिसाइल? जो अग्नि 4 है वो किस तरीके की मिसाइल है? तो अभी क्या हुआ है कि भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर में जो इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज आईटीआर है तो इससे जो अग्नि 4 मिसाइल है इसका अभी इन्होंने सफल परीक्षण किया। तो ये मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अग्नि 4 जो है वो साथ में एक न्यूक्लियर कैपेबल है क्योंकि ये जो परमाणु हथियार जो है वो ले जाने में सक्षम है और इस मिसाइल की जो मारक क्षमता है वो है 4000 किलोमीटर और इसको डेवलप किया है डीआरडीओ ने। तो ये इंपॉर्टेंट टेकअवेज यहाँ से हैं। विच इंडियन ग्रैंड मास्टर वॉन द सेंट लुइस रैपिड ब्लिट्ज 2026 टाइटल? अभी भारत के एक मशहूर ग्रैंड मास्टर हैं जिनका नाम है आर प्रज्ञानंद। अभी ये जो आर प्रज्ञानंद है इन्होंने अमेरिका में जो ग्रैंड चेस टूर जो सेंट लुइस रैपिड एंड ब्लिट्ज जो 2026 है इसका खिताब अपने नाम पर इन्होंने किया है। और ये टूर्नामेंट ख़त्म होने से एक राउंड पहले ही ये एक शानदार तरीके से इस चैम्पियनशिप को अपने नाम पर इन्होंने कर लिया। तो कहाँ पर? यूनाइटेड स्टेट्स में। किसने? आर प्रज्ञानंद ने। ये हैं भारत के ग्रैंड मास्टर और इन्होंने जीता है ग्रैंड चेस टूर सेंट लुइस रैपिड एंड ब्लिट्ज 2026 टाइटल। कहाँ पर? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। ठीक है। हाल ही में 8,970 करोड़ का गुवाहाटी तेजपुर कॉरिडोर किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर विकसित किया जाएगा? द रिसेंटली अप्रूव्ड 8,970 करोड़ गुवाहाटी तेजपुर कॉरिडोर विल बी डेवलप्ड ऑन विच नेशनल हाईवेज? तो ये NH-15 पर बन रहा है। तो अभी जो मोदी जी की अध्यक्षता में जो कैबिनेट कमेटी ऑन द इकोनॉमिक अफेयर्स है तो इन्होंने आसाम में जो गुवाहाटी तेजपुर जो 4 लेन का कॉरिडोर है इसके लिए बनाने की जो मंजूरी है वो यहाँ पर दे दी। इसके लिए जो अमाउंट है वो है 8,970 करोड़ का यहाँ पर। और ये जो प्रोजेक्ट है वो
135.87 किलोमीटर जो है लॉन्ग होगा और इसे बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र बीओटी जो टोल है इसके तहत यहाँ पर जो है डेवलप किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। तो इस कॉरिडोर में 5 बड़े बाईपास और जो आईएफ के लिए 4.9 किलोमीटर लंबी इमरजेंसी लैंडिंग के लिए एक पट्टी जो है वो भी यहाँ पर दी जाएगी। और जो एनिमल्स हैं इनकी सुरक्षा के लिए जो एलिफेंट अंडरपास हैं उनको यहाँ पर शामिल किया गया है। तो ये असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच की कनेक्टिविटी को काफ़ी बेहतर करने वाला एक प्रोजेक्ट है। हाल ही में सरकार द्वारा शुरू किए गए इन्वेंट्री बेस्ड क्रॉस बॉर्डर ई कॉमर्स जो निर्यात फ्रेमवर्क है इसको किस नीति के तहत संचालित किया गया है? अंडर विच पॉलिसी हैज़ द न्यूली ऑपरेशनलाइज इन्वेंट्री बेस्ड क्रॉस बॉर्डर ई कॉमर्स एक्सपोर्ट फ्रेमवर्क बीन इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट। तो ये बेसिकली जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है 2023 इसके लिए है। तो आप ऐसा समझ लें कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इन्होंने फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के तहत जो इन्वेंट्री बेस्ड क्रॉस बॉर्डर ई कॉमर्स एक्सपोर्ट फ्रेमवर्क है इसको लागू यहाँ पर कर दिया है। इसे जो डीजीटी का नोटिफिकेशन है उसमें और साथ में जो है इसी पब्लिक नोटिस के साथ में इसको 5 अगस्त 2026 में शुरू किया गया है। इस नए फ्रेमवर्क में जो एक्सपोर्टर ऑन रिकॉर्ड EOR है इसका नियम लाया गया, जिससे क्या होगा कि ये पक्का होता है कि सामान सिर्फ कंफर्म ऑर्डर मिलने पर ही खरीदा जाए, जिससे कि उसकी जो डिजिटल ट्रैकिंग है वो यहाँ पर हो सके। इसके साथ साथ में जो रजिस्टर्ड EOR हैं वो भारत के लोकल जो निर्माता हैं, कारीगर हैं, MSME हैं, सेलर ऑन रिकॉर्ड हैं और यहाँ से जो विदेशी ऑर्डर के हिसाब से घरेलू सामान ये खरीदते हैं। EORE जो एक्सपोर्ट से जो जितने भी जुड़े सारा काम होता है उसको संभालते हैं, जैसे कि कस्टम क्लियरेंस करना, डॉक्यूमेंटेशन करना, इंटरनल लॉजिस्टिक, प्रोडक्ट टेस्टिंग। तो ये सारा काम जो है वो EOR के थ्रू यहाँ पर होता है। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको समझनी चाहिए। तो जो कंट्री है इसके मार्केट को सुरक्षित रखने और सामान को बिना बात के यहाँ रोकने से बचाने के लिए जो है ये नया नियम है। तो एक्सपोर्ट वाले सामान को अलग रखा जाएगा, डिजिटल तरीके से ट्रैक किया जाएगा और उसे देश के अंदर बेचने की सख्त जो है मनाही यहाँ पर होगी। According to the SEBI's proposal, REIT and invitees may be allowed to invest in which type of the projects? तो अभी जो सेबी के जो प्रस्ताव है उसके अनुसार जो REITs हैं और INVITs हैं इसको किस प्रकार की परियोजनाओं में निवेश की अनुमति देने का जो है प्रस्ताव यहाँ पर दिया गया है। तो जो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है तो इन्होंने एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया है जिसमें REITs और INVITs के जो नियम है उसके लिए इन्होंने रखा है। तो ये थर्ड पार्टी अंडर कंस्ट्रक्शन बेसिकली प्रोजेक्ट है। तो अभी आप ऐसा समझ लें कि जो सेबी है इन्होंने इशू कर दिया है, एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया है जिसमें ये REITs और INVITs के जो नियम है इनको बदलाव करने का प्रस्ताव है। तो अभी जो फ़िलहाल के नियम के मुताबिक आप ऐसा समझ लें कि जो REITs और INVITs हैं ये सभी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में पैसा लगा सकते हैं जब स्पेशल जो पर्पस व्हीकल्स होते हैं उसमें उनकी जो है कंट्रोलिंग हिस्सेदारी हो। तो सेबी ने जो भी इन्वेस्टर्स हैं इनकी जो है मंजूरी के नियम जो है इनको आसान बनाने और प्राइवेट रूप से जो INVITs और इसके लिए जो कूलिंग ऑफ पीरियड घटाना, तो ये जो कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर को रियल एस्टेट मानने का प्रस्ताव जो है वो यहाँ पर दिया गया है। किस राज्य को हाल ही में अपनी विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए राजनीतिक आरक्षण सक्षम करने वाला एक अधिसूचित कानून जो है वो यहाँ पर प्राप्त हुआ है? तो अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इन्होंने री एडजस्टमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट गोवा एक्ट जो 2025 है इसको नोटिफाइड इन्होंने कर दिया है। तो ये बेसिकली जो है 2026 6 अगस्त से जो है ये आ चुका है, कम इन टू द फोर्स फ्रॉम द 6 अगस्त 2026। तो इस नए कानून के तहत क्या होगा कि 40 सदस्यों वाली जो गोवा विधानसभा है इसमें जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, STs हैं, इनके लिए जो सीटें हैं वो आरक्षित करने का जो रास्ता है वो यहाँ पर साफ कर दिया गया है। तो अभी क्या होगा कि इसे लागू किए गए जो नए कानून हैं तो इसके तहत गोवा विधानसभा में कुल 4 आदिवासी जो उम्मीदवार हैं इनके लिए आरक्षित जो ईयर मार्क है वो यहाँ पर किए गए हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा। The Supreme Court extended the protection in live-in relationship under which IPC
प्रोविजंस। तो अभी क्या हुआ है कि जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है, इन्होंने एक बड़ा फैसला सुनाया है कि शादी की तरह रहने वाले जो नेचर ऑफ मैरिज एंड लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली जो महिलाएं हैं, ये भी क्रूरता के खिलाफ जो है सुरक्षा पा सकती हैं। तो ये जो सेक्शन है वो आपका 498A के अंतर्गत में आता है। तो ये जो प्रोटेक्शन है वो इंडियन पीनल कोड आईपीसी की जो धारा है 498A और भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 85, इसके तहत जो है ये यहाँ पर किया गया। तो जो लीगल एग्जाम्स होते हैं उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और जो चेंज किया गया वो भी पूछा जा सकता है। तो इस फैसले की जो बेंच है इसमें जस्टिस जो संजय करोल है और जस्टिस एन कोटेश्वर, तो ये यहाँ पर बेसिकली शामिल थे जिन्होंने इस रिमार्केबल जजमेंट को बोला है। कोर्ट ने साफ कहा है कि कानून सिर्फ उन्हीं लिव इन रिश्तों पर लागू होगा जो बिल्कुल शादी जैसे दिखते हैं, हर आम या कैजुअल लिविंग रिश्ते पर ये नहीं होगा। तो इसको कोर्ट डिसाइड करेगा कि कौन सा ये रिश्ता किस कैटेगरी का यहाँ पर है। हाल ही में एक्सिस बैंक ने नए चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर सीएफओ के रूप में किसकी नियुक्ति यहाँ पर कर दी है। तो अभी जो एक्सिस बैंक में सीएफओ के तौर पर राजीव मंत्री ये बेसिकली आ चुके हैं। तो अभी एक्सिस बैंक ने जो बंधन बैंक के पूर्व सीएफओ हैं, तो राजीव मंत्री इनको जो है नया अपना सीएफओ बना दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ क्या है कि ये जो अपना पदभार है वो 28 सितंबर को संभालेंगे और ये पुनीत शर्मा की जगह यहाँ पर लेने वाले हैं। तो अपॉइंटमेंट से ये इंपॉर्टेंट है। इनके पास लगभग जो 20 सालों के आसपास का जो फाइनेंस सेक्टर का अनुभव भी यहाँ पर है। हाल ही में भारतीय रेलवे ने महाराष्ट्र में किस 14 किलोमीटर लंबे रेलखंड के जो डबलिंग के लिए 228 करोड़ रुपए की जो मंजूरी है वो यहाँ पर दी है। तो अभी क्या हुआ है कि रिसेंटली इंडियन रेलवेज अप्रूव्ड ₹228 करोड़ फॉर द डबलिंग ऑफ अ विच 14 किलोमीटर लॉन्ग रेल सेक्शन इन महाराष्ट्र। तो ये बेसिकली जो तदाली घुघुस सेक्शन है तो इसको जो है डबलिंग के लिए जो है कहा गया है और ये बेसिकली जो दिल्ली चेन्नई हार्ड डेंसिटी नेटवर्क है उसका ये एक अहम हिस्सा भी है। तो ये जो बर्दा वलरालसा रूट है ये दिल्ली चेन्नई हाईवे डेंसिटी जो नेटवर्क है इसका एक हिस्सा भी है और इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से हर साल लगभग 4.5 मिलियन टन माल ढोने की क्षमता जो है वो यहाँ पर बढ़ जाएगी। तो ये एक अच्छा जो है स्टेप है यहाँ पर। असम 2026-27 में जो असम माला 4 के लिए कितनी राशि आवंटित यहाँ पर की गई है। तो 10,000 करोड़ की जो राशि है वो यहाँ पर आवंटित है। तो हो बेसिकली क्या रहा है जो असम माला 4 है तो ये योजना का जो चौथा चरण है इसके लिए 10,000 करोड़ का बजट रखा गया है। तो होगा क्या कि 800 किलोमीटर लंबी नई सड़कें 10 से 12 मीटर चौड़ी जो हैं वो यहाँ पर बनाई जाएंगी। तो गवर्नमेंट का एक बड़ा प्रोजेक्ट है जो स्टेट न्यूज़ में कवर हो सकता है। तो पूछा जा सकता है कि इससे पहले जो असम माला 3 है उसके तहत असम के सभी 34 जिलों में 880 किलोमीटर लंबी सड़कें और 34 पुल जो है वो यहाँ पर बनाए जा चुके हैं। तो ये जो बिगेस्ट जो ये बजट है वो प्रपोज करेगा 2 मेजर हाई स्पीड इकोनॉमिक कॉरिडोर्स को, एक गुवाहाटी सिलचर और गुवाहाटी सिलीगुड़ी। तो इनकी कनेक्टिविटी के लिए जो है ये यहाँ पर किया जा रहा है। और दूसरी चीज़ क्या है कि इसके अलावा जो है जो सिलचर है यहाँ पर डोलू ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट और जो रूपसी एयरपोर्ट का विकास और जो उमरांगसू के लिए जो रेलवे लाइन है और गुवाहाटी एयरपोर्ट के पास में जो एरो सिटी है वो बनाने का भी यहाँ पर प्लान जो है वो किया गया है। तो ये इम्पॉर्टेंट रहेगा। हाल ही में दिल्ली के कैबिनेट ने नवाचार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ रुपए स्टार्टअप और इंक्यूबेशन नीति के तहत मंजूरी यहाँ पर दी है। तो दिल्ली कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है स्टार्टअप एंड इंक्यूबेशन पॉलिसी के लिए। तो ये बताना है कि कितना अमाउंट है। तो ये है 400 करोड़ का अमाउंट, 400 करोड़ का अमाउंट जो है वो यहाँ पर सैंक्शन किया गया है। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने जो दिल्ली स्टार्टअप एंड इंक्यूबेशन पॉलिसीज़ को मंजूरी दे दी है। इसके तहत अगले 5 सालों में जो है ये 400 करोड़ रुपए जो है वो यहाँ पर खर्च करेंगे। तो इस जो पॉलिसी है इसका मेन एम यही रखा गया है कि दिल्ली में नई सोच, रिसर्च, बिजनेस और रोजगार जो है उसको यहाँ पर बढ़ावा देना होगा। तो यही मेजर यहाँ पर स्टेप है। तो इस योजना का जो ऐलान है वो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो है इन्होंने यहाँ पर किया है। और इसी के तहत क्या होगा, दिल्ली के जो 11 सरकारी विश्वविद्यालय और 13 सरकारी सहायता प्राप्त जो कॉलेज हैं, ITI और पॉलिटेक्निक हैं, उनको यहाँ पर शामिल किया जाएगा। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। तो इस पॉलिसी का जो ऑब्जेक्टिव है वो यही कि दिल्ली के जो यूथ हैं इनको नौकरी तलाशने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला, जॉब सीकर नहीं जॉब क्रिएटर बनाना है। मोदी जी हमेशा बोलते हैं कि कभी भी जॉब लेने वाला मत बनो, जॉब देने वाला बनो, जॉब क्रिएटर बनो, जॉब सीकर मत बनो, तभी हमारी इकोनॉमी जो है वो आगे बूस्ट हो सकती है।
हाल ही में किस राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के पीएम ई ड्राइव योजना के तहत 70 नए इलेक्ट्रिक वाहन ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की जो है घोषणा यहाँ पर की है? तो ये किया है गोवा ने। तो गोवा सरकार ने क्या किया है कि जो इलेक्ट्रिक वाहन ईवी है इसको बढ़ावा देने के लिए 70 नए ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाने का जो प्लान है वो यहाँ पर किया है। ये जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पीएम ई ड्राइव योजना के तहत तैयार किए जाएंगे, इसलिए इंपॉर्टेंट है। कितने हैं? 70 नए इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवीज। तो गोवा सरकार की जो सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट योजना है तो इसमें मोटरसाइकिल पायलट और ऑटो चालक जो है इनको इलेक्ट्रिक वाहनों पर 50% की जो सब्सिडी है वो दी जाएगी यहाँ पर। तो ये एक बढ़िया मेजर स्टेप यहाँ पर है। और आप ऐसा समझ लें कि ये जो पहल है तो इससे लोगों की जो रेंज है और जो एंग्जाइटी है, बैटरी ख़त्म होने का डर है, वो दूर होगा और गोवा में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का जो इस्तेमाल है वो यहाँ पर ज़्यादा किया जाएगा। टू द पॉइंट क्वेश्चंस मैं हमेशा पूछता हूँ। ये 5 क्वेश्चंस आप लोगों ने सही आंसर दिए जिन्होंने लास्ट सेशन अटेंड किया था। तो हमेशा 5 क्वेश्चन आपके मिलते हैं और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना यार। और ये जो आज की जो 5 क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं, तो आप इनको रीड करें, इनका आंसर कमेंट सेक्शन में दें। थैंक यू वेरी मच। और हमारा डेली, वीकली, मंथली सारा जो करंट अफेयर्स है, ईयरली वगैरह सब कुछ एक ही प्लेस पर आपको करंट अफेयर्स फंडा में मिल जाएगा। तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। और जो हमारा कोई भी कोर्स है उससे अगर आप जानकारी चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8448169188, इस पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन कर लीजिएगा। और इस सेशन को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू वेरी मच गाइस। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन।